हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। और हमने 2 क्लास ऑलरेडी कवर कर लिए हैं पॉलिटी के। आज मैं अपने आप फेस भी दिखा रहा हूँ, मेरा फेस भी आ रहा होगा। तो पॉलिटी का ये पूरा सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग बेसिक टू यूपीएससी लेवल को देखेंगे। मतलब यूपीएससी के लिए प्री प्लस मेंस दोनों का ये इंटीग्रेटेड कोर्स है और कोशिश होगी कि आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से इजी वे में आपको बताया जाए हर चीजों को, और जितना हो सके मैं इजी करने की कोशिश करूंगा। और ये मंडे टू फ्राइडे पर डे आपको 9 AM पर, कभी कभी 10 AM हो सकता है, लेकिन 9 AM ये मैं अपने से एक प्रॉमिस किया हूँ कि 9 AM तक आपको वीडियो अवेलेबल अपने चैनल पर करा दिया जाए। तो हम लोग 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हम लोग ने बात किया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कुछ बेसिक चीजें। इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग ने कंपनी रूल को देखा है जो कि 1858 तक था, और अब 1858 के बाद जो है क्राउन रूल शुरू होता है, तो उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्राउन रूल का मतलब क्या है। ठीक है, क्राउन रूल यानी कि वैसा रूल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या की जा रही थी, हैंडल की जा रही थी। पहले हमने देखा था कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड के पर्पज से आई थी, लेकिन ट्रेडिंग करने के साथ साथ वो और चीजें भी करने लगी थी, जिसके एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगे थे। मतलब दीवानी राइट से शुरू हुआ था। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये देखो से शुरू हुआ था, लेकिन वो आते आते बहुत हद तक वो आगे चला गया था। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की, मतलब कि अब पावर को देखा कि डेप्ट में जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर गई थी और रिवेन्यू भी कमा रही थी, फिर भी डेप्ट में जा रही है, इसका मतलब करप्शन बढ़ गया। उसको कंट्रोल में करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करती है कि बहुत सारे एक्ट पास करती है, चार्टर एक्ट पास करती है, जो कि हम लोग ने 1773 से हम लोग ने 1853 तक चार्टर एक्ट्स को देखा है पिछले वीडियो में। ठीक है, कि उसमें क्या क्या हुआ था। अब चूंकि चार्टर एक्ट्स के माध्यम से कंपनी की सारी जो पावर है सेंट्रलाइज हो गई है, और कंपनी को अब क्या जरूरत है, मतलब खत्म करने की जरूरत है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, 1857 में एक आप लोग बहुत बड़ा चीज होता है भारत में, जो कि इंडियन रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इंडियन रिवॉल्यूशन जो होता है, इंडियन रिवॉल्यूशन जो होता है, ये फर्स्ट बार होता है इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया में, जिसको सिपोई मूवमेंट भी बोलते हैं, जो ब्रिटिश है वो। और सिपोई मूवमेंट के साथ साथ मिलिट्री coup जो होती है उसको, उसका मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन ये असल में इंडिया का क्रांति, जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो आप बोल लीजिए। ठीक है, ये सब अब यहाँ पर हम लोग को 1857 में जब ये होता है, रिवॉल्यूशन होता है इंडियन सिपोर में। ठीक है, सिपोर जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में विद्रोह करते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक कुल मिलाकर एक समय मिल जाता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ कर फेंक दिया जाए यहीं पर। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर देती है एक एक्ट लाकर, जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। उस एक्ट के तहत क्या क्या मुख्य बातें थी उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद चीजों को और ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला काम किया गया था कि एक्ट्स ऑफ इंडिया एक्ट में, कि जो एक्ट्स, इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका राज खत्म, एबोलिश कर दिया गया था, खत्म, इंडिया से उसका राज खत्म। अब किसका रूल लाया गया, अब सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल यहाँ पर चलना शुरू हुआ था। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वायसराय कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से और वायसराय। देखिए चीजें कैसे कैसे बदल रही थी। शुरुआत में अलग अलग प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर होते थे, उसके बाद बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और उसी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से फिर वायसराय बनाया गया। तो चीजें बदल गई हैं, बस कंट्रोल मतलब सेम पद हो रही है, लेकिन थोड़ा सा एरिया मतलब ज्यादा कवर हो रहा है, और कंट्रोल जो है वो भी बदल है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल अब किसके, वायसराय के, जैसे वायसराय पद नाम दिया गया, वो सीधे किसके पास चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। इसका मतलब कि जो भी अब वायसराय होंगे उसको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा कि भारत में क्या हो रही है किसी भी क्षेत्र से। अब पाई पाई का हिसाब किसको देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यहाँ पर एक और चीज होती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 15 लोगों का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक असाइन करती है। ठीक है, और इसमें, ठीक है,
ये जो है लंदन में होती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में होते हैं और इसमें 15 मेंबर टोटल होते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, लेकिन तब तक यहाँ पर देख लेते हैं। तो वायसराय को अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करना पड़ेगा कि इसको अपना जो भी रिपोर्ट है वो देना पड़ेगा। यानी कि वायसराय इंडिया में था तो इंडिया वो किसके कंट्रोल में आ गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या की, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फॉर्मेशन की जो कि इंग्लैंड में थी। ठीक है, लंदन में थी इसका ऑफिस, और इसमें 15 मेंबर थे। और 15 मेंबर को ये जो वायसराय होगा वो अपने पूरी रिपोर्ट को क्या करेगा, देगा इस 15 मेंबर को। ठीक है, मतलब लंदन में देगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट जो है देगा। तो कुल मिलाकर ये होता है कि अब जो वायसराय है वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया। और फर्स्ट जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर डबल नेचर की जो गवर्नमेंट थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि हमने देखा था कि पहले हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे जो कि पूरे काम को देखते थे, लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सिर्फ कमर्शियल काम करने के लिए दे दिया गया कि भाई तुम जिस काम से आए थे उसी काम को करो। ठीक है, इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था मिलिट्री हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सब सारी चीजों को देखना था, कमर्शियल को छोड़ के रेवेन्यू हो गया, ये सब देखना था। तो ये यहाँ पर डबल गवर्नमेंट हो गई थी, यानी कि कमर्शियल के लिए अलग और बाकी चीजों के लिए अलग। तो ये दोनों बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया, यहाँ से खत्म। तो यहाँ से खत्म होने के बाद एक कुछ फायदा भी है कुछ घाटा भी है। तो फायदा लोगों को क्या था, इंडियन लोगों को हैप्पीनेस ये थी कि चलिए 1784 से लेके 1857 तक ये डबल गवर्नमेंट थी वो इंडिया को एक्सप्लॉइट ही कर रही थी। ठीक है, इसलिए ये खत्म होना जरूरी था, तो खत्म हो गई, खत्म का। अब फ्रस्ट्रेशन क्या थी, तो फ्रस्ट्रेशन थी कि जो आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था, स्टैब्लिश हुआ था, वो लंदन में हुआ था। थोड़ा सा मैं शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो इधर मैं ला देता हूं। तो यहां पर दिक्कत ये थी कि अब खत्म हो गई थी इंडिया में। एबोलिश होना क्यों जरूरी था, क्योंकि एक्सप्लॉइट करते थे ये दोनों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, इंडिया को, तो इन लोग को खत्म होना जरूरी था। अब क्या हो गया कि एक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इससे फ्रस्ट्रेशन क्या थी, दिक्कत क्या थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था वो लंदन में था और उसमें 15 मेंबर थे और उसमें एक भी इंडियन नहीं थे। ये दिक्कत थी, एक भी इंडियन नहीं होने के चलते इंडिया के बाद कोई नहीं रख पाता था। और 15 मेंबर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी वो तो पहले लंदन में थी, यहाँ पर तो थी नहीं कि कोई वहां पर जाएगा। और उसमें से 7 जो लोग थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना हुआ था पहला पुराना, ठीक है, 1773 चार्टर एक्ट के जरिए, उसके 7 मेंबर थे। और बाकी 8 जो मेंबर थे वो क्राउन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते थे, अपॉइंट किए जाते थे। ये चीज ये थी जिसके चलते अब यहां से कोई इंडियन को ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं था। सिर्फ जब गवर्नमेंट आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो लोगों को लगा कि चलो कुछ अच्छा, और इसका नाम जो दिया गया गुड गवर्नेंस का नाम दिया गया। इसका जो नाम दिया गया वो गुड गवर्नेंस का नाम दिया गया। तो गुड गवर्नेंस का मतलब ये हुआ कि लोगों को लगा कि चलो कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये जो गुड गवर्नेंस का नाम था वो उन लोगों ने बोला अरे तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं भाई। अब गुड गवर्नेंस का मतलब कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो लोगों को लगा, इंडियंस को लगा कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये बात करेंगे। लेकिन बाद में मालूम चला कि इन लोगों ने बोला अरे भाई तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम थोड़ा बात कर रहे हैं, हम तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया है उसके तहत जो यहाँ का वायसराय होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है आपको लंदन में उसका, न कि इंडियंस लोगों के रिस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रिस्पॉन्सिबल। तो यहां से फिर यहाँ पर नाराजगी ही इंडिया को मिली थी। अब यहाँ पर 3 चीजें होती हैं और इसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खत्म होने के बाद, मतलब लागू होने के बाद और भी कुछ चीजें होती हैं जो कि होती हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 3 बार आते हैं, एक 1861 में आता है, एक 1892 में आता है और एक आता है 1909 में, जो कि आपको चार्ट में इधर मिल जाएगा। ठीक है, 1909 में यहाँ पर। तो ये आपको 3, तो इस तरह से पूरा चार्ट है, आप एक बार देख लीजिए और मैं इसको फिर से जूम कर शुरू करता हूं।
चलिए इतना पर हमको उम्मीद है कि सब दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब इंडियन काउंसिल एक्ट 3 पास होते हैं, एक 1861, 1892 और 1909। ये तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या होता था कि इंडियंस की एंट्री होने लगी, मतलब कहां पर एंट्री होने लगी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव जो बनी थी वहां पर, और बाद में तो धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले होना शुरू हुई, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी धीरे धीरे होना शुरू हुई। तो कैसे कैसे होता है हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहले 1861 को देखते हैं। 1861 के मेजर पॉइंट्स से आपको यहाँ पर पूरा दिख जाएंगे। ये जो है पूरा, मतलब जितना भी आपको ब्लू और बैगनी कलर का ये आपको दिख रहा है इस साइड में, ठीक है, ये पूरा तीर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आप समझ जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि 1861 में नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में जो इंडियंस है उनको बुलाया जाता है, ठीक है, और लेजिस्लेटिव को एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। समझ में आया? पहला नंबर कि अब इधर तो सारा चीज खत्म हो गई थी और लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन यहाँ पर ही मतलब हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर 1853 के अनुसार हम लोग चैप्टर एक्ट में देखे थे कि लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग को समझना है, और उसमें रिकमेंडेशन के थ्रू लोग जाते थे, ठीक है, वो भी हमने बताया था कि किसके रिकमेंडेशन से कौन जाता था, ठीक है। अब यहां पर समझना है कि 1861 में नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में इंडियन को क्या किया गया, शामिल किया गया। कहा गया कि चलो नॉन ऑफिशियल हो, आना बैठना सुनना, कुछ करना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ बोलना भी नहीं है, चाय पानी पीना जाना, ठीक है, सुनना है, देखना है कि क्या हो रहा है, बस यही करना है तुमको, और कुछ करना वरना नहीं है, ना बोलना है और ना कुछ करना है। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में इंडियंस को बुलाया गया। इसमें 3 लोग ज्यादा प्रसिद्ध हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इनको एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में इंडियंस को जो शामिल किया गया था वो थे राजा ऑफ बनारस, ठीक है, दिनकर राव और महाराजा ऑफ पटियाला। ये 3 लोग थे, राजा ऑफ बनारस, दिनकर राव और महाराजा ऑफ पटियाला, ये 3 लोग थे। ये सिंपल है, आप एक बार 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिएगा तो ये सारी चीजें आपके माइंड में कवर हो जाएंगी। तो क्लियर है, ये चीज जरूरी है कि कोई भी चीज में रिवीजन चाहिए। रिवीजन जब तक आपको नहीं होगी तब तक कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। तो आप रिवीजन, क्योंकि आने वाला समय जो है पॉलिटिकली और भी थोड़ा सा आपको याद करने की दृष्टि से, अभी हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है। हालांकि हिस्ट्री हम लोग जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें फिर से रिलेट हो जाएंगी, लेकिन फिर भी पॉलिटी है और उसको देखना जरूरी है। और इसको हम लोग डिटेल में, ये सारे एक्ट्स को डिटेल में फिर से हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना है। तो ये अभी सिर्फ पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसलिए हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना हम लोग को पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए अलग से क्लास होगी, तो उसमें सारी पूरी डिटेल्स में हम लोग सभी एक्ट को कवर करेंगे। 1 घंटा का हर एक्ट का लेक्चर होगा इस तरह से। चलिए, तो ये 1861 में नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में, ठीक है, इंडियंस को घुसाया गया, जिसमें राजा ऑफ बनारस, दिनकर राव और महाराजा ऑफ पटियाला। अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, मतलब पावर बैक। शुरू में क्या हुआ था कि पावर को एक जगह, ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को एक जगह खींचना शुरू किया गया था और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू अब डिसेंट्रलाइजेशन धीरे धीरे शुरू कर दी, मतलब पावर्स को फिर से मतलब तोड़ना शुरू कर दी। मतलब खुद के पास पावर थी, एक जगह पावर थी, उसको अब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दी, मतलब अलग अलग दिशा लोगों को अलग अलग पावर, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ और पोर्टफोलियो सिस्टम है। पोर्टफोलियो सिस्टम को समझना है थोड़ा सा। जैसे कि आज के समय में क्या होता है कि हर अपने अपने, ठीक है, जैसे रेलवे मिनिस्टर है रेल के लिए, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन को देखेंगे, तो इस तरह से अलग अलग मिनिस्ट्री बांटी हुई है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम यही कहलाता है। तो उस समय भी पोर्टफोलियो सिस्टम यही लाया गया कि अलग अलग जो चीजें होंगी उसको लिए अलग अलग लोग होंगे देखने के लिए, ठीक है। ऑर्डिनेंस बाय एग्जीक्यूटिव, मतलब कि ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है कि जैसे कि मान लीजिए अभी का समय का ऑर्डिनेंस हम बता रहे हैं, जैसे कि कोई भी लोकसभा में लोग नहीं है या लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो कोई भी कानून पास करना है तो उसको सिंपली क्या किया जाता है, ऑर्डिनेंस के रूप में लाकर एग्जीक्यूटिव को जरा साइन और मोहर कराकर, और उसको 6 महीना तक चलाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, और 6 महीना के भीतर उसको लोकसभा और राज्यसभा में क्या करना होता है, पास करना होता है। तो ये होता है ऑर्डिनेंस, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक ऑर्डर होता है, समझिए, एक प्रकार का, जो कि एक लॉ होता है, समझिए, ऑर्डर बाय लॉ, और जो कि एक कोई भी वहां पर एग्जीक्यूटिव के द्वारा होता है और उसको 6 महीने के भीतर क्या करना होता है, पास कराना होता है। तो ये होती है ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस यहाँ पर
एग्जीक्यूटिव के द्वारा शुरू हो गई। अब यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि ऑर्डिनेंस जो थी वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा थी, तो यानी कि सारा चीज वायसराय के पास हो गया। मतलब कोई भी कानून पास करना है, अगर पास उसके मन से करना है तो कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली की जरूरत नहीं है, वो सीधे क्या करेगा, ऑर्डिनेंस पास करेगा और चला देगा। 6 महीना का वहां पर बाउंडेशन नहीं था, अब 6 महीना का है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और बाउंडेशन था जिसको हम लोग हिस्ट्री में पार्ट बाई पार्ट कवर करेंगे। अब समझिए स्टैब्लिशमेंट, अब तो यहां से चीजें पोर्टफोलियो सिस्टम, ऑर्डिनेंस, ये सारी चीजें हमारा कहां से आया, यहीं से आया। तो हम लोग इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि यहीं से हम लोग का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें कुछ चीजें आई हैं, तो इसलिए हम लोग को इसको समझना जरूरी होता है। अब न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली का, काउंसिल का यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट भी होता है। बंगाल में हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में हो गया, पंजाब में हो गया। ठीक है, अब ये कहानी खत्म होती है 1861 की। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की हम लोग बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव दोनों में। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ा दी जाती है, लेकिन संख्या बढ़ाने के साथ इनको थोड़ा सा छूट दिया जाता है कि चलो कुछ आप डिस्कस कर सकते हैं, बजट के डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा तुम्हारा बात मानेंगे नहीं। ठीक है, तुम कुछ भी कर लो, एड्रेस कर लो, बजट में मतलब डिस्कस कर लो, लेकिन तुम्हारा बात मानेंगे नहीं, तुमको सिर्फ सुनेंगे और तुम्हारा निग्लेक्ट करेंगे। तुम्हारा बात अगर मानेंगे नहीं, कुछ होगा तो उस तरह का हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मतलब कुछ बात मानने जो होगा तो देख लिया जाएगा, लेकिन तुम्हारा बात तुम मानेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की अभी भी रवैया थी। अब यहां पर असमझना है कि जो भी अब जो सेंट्रल काउंसिल होगा, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, उसमें जो लोग इलेक्ट होते थे, ठीक है, नॉमिनेट होते थे, इलेक्ट नहीं नॉमिनेट होते थे, वह वायसराय करता था। ठीक है, लेकिन वायसराय किसके रिकमेंडेशन पर करता था, तो बंगाल चैम्बर ऑफ काउंसिल के रिकमेंडेशन या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें वायसराय नॉमिनेट करता था इंडियंस को। ठीक है, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें गवर्नर क्या करता था कि नॉमिनेट करता था, और रिकमेंडेशन होते थे जमींदार की या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की या फिर यूनिवर्सिटी की। यानी कि ये जो लोग हैं वो रिकमेंडेड करते थे, बताते थे कि इसको आप रख लो एज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और आप तो गवर्नर क्या करता था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसको रख लेता था। उसी तरह अगर हम लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो उसमें नॉमिनेट जो करता था वो वायसराय करता था, और उसमें आपको बोल सकते हैं रिकमेंडेशन किसका लिया जाता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का या फिर बंगाल चैम्बर ऑफ काउंसिल का। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से आते हैं, ये सारी चीजें आपको उम्मीद है कि 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या क्या हुआ था वो समझ में आ गया हो। तो एक दोनों का हम लोग 1861 1892 को दोनों को एक ब्रीफ हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1861 में पहला नंबर की नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में 3 लोग गए थे, राजा ऑफ बनारस, पटियाला और दिनकर राव। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ऑर्डिनेंस वाले सिस्टम बाई एग्जीक्यूटिव ये शुरू हो जाती है। इसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हो जाता है। इसके बाद कुछ नए लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट भी होता है। अब 1892 में क्या होता है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है और उनको थोड़ा सा पावर दे दी जाती है कि बजट वाला डिस्कस कर लो, बिस्किट खा लो और एड्रेस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हो बस। अब जो नॉमिनेट किए जाते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो वायसराय के द्वारा किए जाते थे, लेकिन रिकमेंडेशन किसका होता था, रिकमेंडेशन होता था बंगाल के जो आपकी बंगाल चैम्बर ऑफ काउंसिल है उसका या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का रिकमेंडेशन होता था। उसी तरह अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखा जाए तो गवर्नर नॉमिनेट करता था और उसमें रिकमेंडेशन वहां के जमींदार या यूनिवर्सिटी या फिर आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा होता था। तो ये सारी चीजें 1892 में हुई। तो अब 1909 में क्या होती है उसको देखते हैं। आपको एक बात बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले कि ये जो है सारी चीजें माइंड मैप चीजें तो यहाँ के बाद आपको नोट्स के रूप में पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी, और ये 1 2 3 मतलब तीनों क्लास का आपको आज नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया रहेगा, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहां पर आप जाकर ले सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें और जितना भी नोट्स होगा वो हम वहीं पर प्रोवाइड आपको करेंगे, क्योंकि ये नोट्स बनाने में एक पूरे रिसर्च लगती है और पूरी टाइम लगती है। ठीक है, तो आपको ये पूरा बनाया हुआ चीज आपको मिलेगा, तो आप उसको ले। अब 1909 में क्या होता है, देखिए 1909 को मोर्रो मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 उसको मोर्रो मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग वायसराय और जो सेक्रेटरी ऑफ जनरल है वो मोर्रो और मिंटो यही दोनों लोग थे। ठीक है, तो वो हम लोग हिस्ट्री में ज्यादा हम लोग कवर करेंगे।
यहाँ पर क्या हुआ था कि पहला नंबर के जो मुस्लिम लोग थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, मतलब कि चलो तुम्हारा अब अलग से जो अलग सेपरेट इलेक्टोरेट है वहां पर आप मुस्लिम लोग का वोटिंग होगा, ठीक है, ये दे दिया गया। अब नंबर्स ऑफ जो काउंसिल ऑफ सेंट्रल काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नंबर्स थे इंडियंस के वो बढ़ गए, अब 16 से 60 हो गई थी, मतलब कि अब दिन पर दिन देख रहे हैं कि इंक्रीज करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, ये इंक्रीज करती चली जाएगी और लास्ट में भारत का एक अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली होगा जो कि हम लोग कल से हम लोग शुरू करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट टाइम 1909 में भी इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत फर्स्ट टाइम कोई भी इंडियन को एग्जीक्यूटिव के रूप में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर के रूप में देखा गया और वो थे कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको वायसराय के जो लॉ मेंबर हैं उनके वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लॉ मेंबर के रूप में इनको बनाया गया था। तो ये थी आपको पूरी कहानी 1909 की। 1909 में क्या, मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म इसको बोला जाता है, सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट, फिर से संख्या जो थी वो धीरे धीरे बढ़ के 16 से 60 हो गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो फर्स्ट लॉ मेंबर थे और ये पहले ऐसे फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव मेंबर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे जो कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ये मेंबर हुए थे, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग को चीजें थोड़ा सा बदलती है। बदलती क्या है, क्योंकि ऐसा क्या था कि भारत 1909 मान लेते हैं या 1910 मान लेते हैं, वहां तक 1600 से लेके यहाँ तक, मतलब 1600 से मान लेते हैं कि ट्रेड चल रहा था, हम लोग 1773 से लेके अभी तक आजाद नहीं हो पाया था इतना समय के बाद। और इसके बाद ऐसे 20-50 सालों में क्या हुआ था कि हमारा देश आजाद हुआ था, तो इसका क्वेश्चन का जवाब यही है, क्योंकि उस समय गांधी जी नहीं थे और अब गांधी जी आ गए हैं। तो हम लोग चीजों को अब थोड़ा सा गांधीयन पॉलिटिक्स को लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और चीजों को लेकर चलेंगे जो कि पॉलिटिक्स से खासा मतलब रखता है। और ये सारी चीजें जो भी चीजें ये आपको हिस्ट्री में फिर से हम लोग पढ़ाएंगे, तो आप वहां पर डिटेल्स होगा, क्योंकि ये हम लोग पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उसी के अनुसार ही देखें, ठीक है। एक चीज और कि अगर ये आपको कोई भी दिक्कत होता है, डाउट होता है कि ये मतलब कहीं भी या फिर हमारा पढ़ाने का ढंग में आप चाहते हैं और बदलाव हो, तो आप मुझे सजेशंस के रूप में या फिर कोई भी चीजें अपने कमेंट बॉक्स में डाल दें नीचे, या फिर हमारा जो ईमेल आईडी है ऑफिशियल वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, तो वहां पर भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।